नमस्ते एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज एक और नए टॉपिक के साथ वीडियो बनाते हैं। अभी तक सीटेट में सीडीपी का हम लोग बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हावर्ड गार्डनर के बारे में। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि बहुत बहुत पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं गार्डनर जी। तो इनके स्टार्ट करते हैं वीडियो, और प्लीज़ नोट्स बनाकर ही पढ़िए, हर बार मैं ये बात बोलती हूँ। तो मनोवैज्ञानिक हैं ये हावर्ड गार्डनर, ये अमेरिका के हैं। प्रसिद्ध पुस्तक इनकी जो है वो है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की हुई है। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि केवल एक नहीं होती बल्कि कई प्रकार की होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, लेकिन उनका स्तर अलग अलग होता है, ये गार्डनर जी ने बताया। दूसरा है बुद्धि परिभाषा। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, मोस्टली ये पूछा जाता है, इजीएस्ट क्वेश्चन है और ये ज़रूर पूछा जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति समस्याओं का समाधान करता है तथा समाज में मूल्यवान उत्पाद या कार्य का निर्माण करता है। अब बुद्धि, जाहिर सी बात है, बुद्धि नहीं होगी तो फिर हम किसी काम को उस तरीके से कैसे करेंगे, हमें समझ में ही नहीं आएगा, है ना। और वो डायलॉग भी आपको याद होगा, इतनी भी बुद्धि नहीं है आप में, है ना। बुद्धि की बात की ही इसीलिए गई थी कि आप निर्णय लेने की आप में क्षमता नहीं है। जब देवसेना जो बात कर रही होती है ना, तो उससे याद रखिएगा, इतनी भी बुद्धि नहीं है आप में। गार्डनर के जो मुख्य सिद्धांत थे उसमें प्रत्येक बच्चा बुद्धिमान होता है। हर बच्चे की बुद्धि अलग प्रकार की होती है या हो सकती है। आईक्यू टेस्ट केवल कुछ प्रकार की क्षमताओं को मापता है, यानी कि अगर हम कोई टेस्ट करें भी किसी प्रकार का बच्चे पर, तो वो कुछ ही क्षमताओं को माप सकता है, लेकिन हो सकता है उसमें बच्चे में बुद्धि और ज़्यादा, उसका स्तर और ज़्यादा हो। शिक्षक को सभी प्रकार की बुद्धियों को पहचानना, उसी अनुसार शिक्षण करना चाहिए। अब कोई बच्चा है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है, कोई हिस्ट्री में बहुत अच्छा है। अब शिक्षक अगर उसकी क्वालिटी नहीं पहचानेगा तो पता चला वो हिस्ट्री वाले से बोल रहा है, नहीं तो मैथ पे ही फोकस करो। तो पहले उसको पहचानो बच्चा किस चीज़ में बेस्ट है, उसके बाद उसको उस हिसाब से पढ़ाया जाए। गार्डनर की 8 प्रकार की बुद्धियाँ हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है पहला भाषिक, जिसमें पढ़ना लिखना बोलना आता है। तार्किक गणितीय, जिसमें गणित तर्क समस्या समाधान। दृश्य स्थानिक में आता है चित्र नक्शा कल्पना। सांगीतिक में आता है, यानी कि म्यूजिकल में आता है संगीत लय ताल। शारीरिक गतिशील में आता है शरीर का कुशल उपयोग करना। और अंतर वैयक्तिक ये आता है इंटरपर्सनल, दूसरों को समझना। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं अंतर वैयक्तिक से। अंतः वैयक्तिक, स्वयं को समझना। प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति, पौधे, पशु पक्षी। कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है? विविध गतिविधियों का उपयोग करें, केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर ना रहें, यानी कि हम सिर्फ रिटन वर्क ना कराएं, हम प्रैक्टिकल भी कराएं, हम ओरल भी क्वेश्चन पूछें। ये सारी चीज़ें एक शिक्षक को करनी चाहिए। संगीत, खेल, चित्र, प्रोजेक्ट और समूह कार्य शामिल करें। जैसे कि हम बीएड में पढ़ चुके हैं कि हम बाहर ले जा कर के बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं, चित्र दिखाकर सिखाते हैं, प्रोजेक्ट में वर्क प्रेजेंट करते हैं और ग्रुप डिस्कशन के लिए बोलते हैं बच्चों को। तो वही चीज़ें बोली जा रही हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचानें, समावेशी एवं बाल केंद्रित शिक्षण अपनाएं। गार्डनर सिद्धांत के लाभ जो थे वो प्रत्येक बच्चे की विशेष क्षमता का सम्मान था, रचनात्मकता का विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, सीखने को अधिक रोचक बनाना। सीमाएं क्या क्या थी? सभी बुद्धियों को मापने का विश्वसनीय परीक्षण उपलब्ध नहीं था। वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है।
कुछ मनोवैज्ञानिक इसे क्षमताएं मानते हैं, अलग अलग बुद्धियां नहीं, फिर भी एक शिक्षा के क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव रहा है। सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। यह सिद्धांत किस वर्ष दिया गया? 1983 में दिया गया। गार्डनर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? फ्रेम्स ऑफ माइंड थी। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक बच्चा कैसा होता है? अपनी अपनी बुद्धि में विशिष्ट होता है, यानी कि सब अपने अपने सबकी एक क्वालिटी होती है, अपनी एक पर्सनालिटी होती है। यह सिद्धांत किस प्रकार के शिक्षण का समर्थन करता है? बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण है इनका। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। हार्वर्ड गार्डनर किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर किसके? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है। आंसर सी राइट होगा। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो किया था 83 में, 1983 में। गार्डनर की प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड है। नंबर 4 है आपका, गार्डनर के अनुसार बुद्धि है समस्याओं का समाधान करने एवं उपयोगी उत्पाद बनाने की क्षमता, यानी कि बुद्धि क्या होती है? जो समस्याओं का समाधान कर सके और उपयोगी उत्पाद बना सके। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक बच्चा कैसा होता है? अलग अलग प्रकार की बुद्धि रखता है। निम्न में से कौन सी गार्डनर की बुद्धि है? तो आपकी सभी हैं, भाषिक भी है, तार्किक भी है और संगीतिक भी है। भाषिक बुद्धि का संबंध है भाषा से। गणितज्ञ में प्रमुख बुद्धि होती है तो होती है तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। गायक में प्रमुख बुद्धि होती है तो वो होगी संगीतिक बुद्धि। चित्रकार में प्रमुख बुद्धि होती है वो कौन सी होती है? दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है। भाई चित्र बना रहे हैं तो हम दृश्य देख के ही करेंगे उस हिसाब से। खिलाड़ी में प्रमुख बुद्धि होती है तो वो होती है बी, शारीरिक गतिशील बुद्धि होती है उनमें। नेता में प्रमुख बुद्धि होती है अंतर्वैयक्तिक का मतलब जो दूसरों को पहचान सके, दूसरों को समझने की, स्वयं को समझने की क्षमता कहलाती है अंतःवैयक्तिक। स्वयं को समझने की क्षमता अंतःवैयक्तिक कहलाती है। प्रकृति से प्रेम किस बुद्धि का उदाहरण है? तो होगा प्राकृतिक। गार्डनर ने पारंपरिक किस अवधारणा को चुनौती दी? तो उन्होंने आईक्यू लेवल को चुनौती दी थी। इसके बाद सीटेट के अनुसार शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो सभी प्रकार की बुद्धियों का विकास करना चाहिए शिक्षक को। हर तरीके के बच्चे पर ध्यान देना चाहिए और सभी प्रकार की क्वालिटी एक बच्चे में डेवलप करनी चाहिए। गार्डनर का सिद्धांत किस शिक्षण का समर्थन करता है? तो गार्डनर का सिद्धांत है बाल केंद्रित। निम्न में से कौन गार्डनर की बुद्धि नहीं है? कौन सी नहीं है? भावनात्मक, प्राकृतिक, भाषिक, संगीतिक। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। मेरे ख्याल से भावनात्मक जो बुद्धि है वो गार्डनर की नहीं है। प्राकृतिक है, भाषिक है, सांगीतिक है, लेकिन भावनात्मक नहीं बताई है इन्होंने। इसके बाद है कवि में प्रमुख बुद्धि होती है तो कवि में जो बुद्धि होती है वो भाषिक होती है, क्योंकि कवि लेखन का काम करता है ना। फिर है वास्तुकार में प्रमुख बुद्धि होती है तो वास्तुकार में प्रमुख बुद्धि जो होती है वो होती है आपकी दृश्य स्थानिक बुद्धि, यानी कि वास्तुकार क्या करता है? दृश्य देखता है, वस्तु तभी तो बनाता है। अब ये एक वन लाइनर है आपके, एक लाइन में है क्वेश्चन कुछ। गार्डनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। बहुबुद्धि सिद्धांत में मुख्यतः कितनी बुद्धियां मानी जाती हैं? 8 मानी जाती हैं। शिक्षक को शिक्षण कैसा रखना चाहिए? तो विविध गतिविधि आधारित होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण कैसा रखना चाहिए? विविध गतिविधि आधारित। वैज्ञानिक में प्रमुख बुद्धि कैसी होती है? तार्किक, गणितीय।
नर्तक में प्रमुख बुद्धि जो होती है वो शारीरिक गतिशील होती है। डांस करते हैं हम तो हम शरीर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। संगीतकार में प्रमुख बुद्धि है, संगीतिक लेखक में प्रमुख बुद्धि है भाषिक, वनस्पति वैज्ञानिक में प्रमुख बुद्धि है प्राकृतिक, क्योंकि वनस्पति जो है वो प्रकृति वाली चीज़ों में आता है। दूसरों की भावनाओं को समझना अंतर्वैयक्तिक होता है। आत्मचिंतन किस बुद्धि से जुड़ा है? अंतःवैयक्तिक। गार्डनर का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करता है? समावेशी शिक्षा का। और गार्डनर के अनुसार सभी बच्चे सीख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आईक्यू अकेले सफलता का निर्धारण करता है, ये गलत है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि का स्वरूप अलग होता है, बिल्कुल सही है। बहुबुद्धि सिद्धांत में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान किया गया है, हाँ बिल्कुल किया गया है, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। किसी में किसी प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, किसी में किसी प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है। समूह गतिविधियां किस बुद्धि को बढ़ावा देती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि समूह का मतलब है हम दूसरे को पहचान रहे हैं, दूसरे को जान रहे हैं। डायरी लिखना किस बुद्धि से जुड़ा है? अंतःवैयक्तिक से जुड़ा है। डायरी में जब हम डायरी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम अपनी बातों को लिख रहे होते हैं, अपने मन के भाव लिख रहे होते हैं। भले हम दूसरे के बारे में लिख रहे हो, पर लिख तो हम अपने मन के भाव रहे होते हैं, तो वो इंट्रोवर्ट में आ जाता है। मानचित्र पढ़ना किस बुद्धि से जुड़ा है? दृश्य स्थानिक से जुड़ा है। पहेलियां हल करना किस बुद्धि से जुड़ा है? तार्किक गणितीय बुद्धि से जुड़ा है। कविता लिखना किस बुद्धि से जुड़ा है? भाषिक से है। वाद्य यंत्र बजाना किस बुद्धि से जुड़ा है? सांगीतिक से है। अभिनय किस बुद्धि से जुड़ा है? शारीरिक गतिशील। बागवानी किस बुद्धि से जुड़ा है? प्राकृतिक। गार्डनर के अनुसार एक ही प्रकार की बुद्धि सभी में नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक जैसी बुद्धि सबकी नहीं होती। सीटेट में गार्डनर का सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? बुद्धि से, इंटेलिजेंस से संबंधित है। गार्डनर के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? विविध तरीकों का होना चाहिए। केवल एक बात को मानकर कि हम सारे बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। कोई खेल में बहुत अच्छा होगा, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा होगा, कोई डांस में बहुत अच्छा होगा, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, कोई क्राफ्ट में बहुत अच्छा होगा, है ना। तो हर किसी का केवल एक चीज़ से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर रहना उचित है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा गार्डनर ने भी कहा है। गार्डनर का सिद्धांत किसे महत्व देता है? व्यक्तिगत प्रतिभा को महत्व देता है। अब कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन, अब वो देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सबसे उपयुक्त अर्थ है समस्याओं का समाधान करना तथा समाज में उपयोगी उत्पाद का निर्माण करना। हाँ, जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में भी ये बात बता चुकी हूँ कि कभी भी हमें नेगेटिव रिप्लाई नहीं करना है और थोड़ा सा समझना है। जैसे केवल आईक्यू स्कोर प्राप्त करना, केवल आ गया, ये एक नेगेटिव वर्ड है केवल, है ना। परीक्षा में अच्छे अंक लाना, अच्छे अंक लाने से क्या हम किसी की बुद्धि का स्तर पता कर सकते हैं? अच्छे अंक कई बार नकल करके भी लाए जाते हैं, है ना। तो आंसर वो देखना है कि जो जेन्युइन भी हो और जो नेगेटिव ना लग रहा हो, जिसका निष्कर्ष नेगेटिव ना आ रहा हो, है ना। परीक्षा में अच्छे अंक लाना, तो मान लीजिए एक बच्चे को पूरा पेपर सॉल्व करके दे दूं और ये बोल दूं इसे कॉपी कर दो, तो उसके भी अच्छे अंक आ जाएंगे। तो समस्याओं का समाधान करना तथा समाज में उपयोगी उत्पाद का निर्माण करना। इसके बाद एक शिक्षक विद्यार्थियों को कविता, चित्र, संगीत और नाटक के माध्यम से एक ही विषय पढ़ाता है। वह किस सिद्धांत का उपयोग कर रहा है? वो गार्डनर के सिद्धांत का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें बता रहे हैं ना। इसके बाद आपका है गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गार्डनर के अनुसार ए है आपका सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है। बी केवल आईक्यू ही बुद्धि का सही माप है। सी प्रत्येक बच्चे की बुद्धि का स्वरूप अलग होता है। बुद्धि जन्म के बाद नहीं बदलती, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ना, नहीं, ये वाले आंसर तो देने ही नहीं है, तो डी पहले ही कट गया। बी इसलिए भी कट गया क्योंकि केवल की बात हो रही, केवल आईक्यू। और सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है, ये हम जानते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबकी बुद्धि का स्तर अलग होता है, आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? प्रत्येक बच्चे की बुद्धि का स्वरूप अलग अलग होता है।
एक छात्र गणित में कमजोर है लेकिन संगीत में बहुत अच्छा है। गार्डनर के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे कमजोर विद्यार्थी मानना चाहिए, ये नेगेटिव आंसर है इसलिए गलत हो जाएगा। केवल गणित पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा कि आप सिर्फ गणित पर ध्यान दें। उसकी सांगीतिक बुद्धि को पहचान कर उसी के अनुसार सीखने के अवसर देने चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं, उसे सीखने के अवसर दे रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक उत्तर है और बिल्कुल सही है। उसे अलग कक्षा में भेज देना चाहिए, ये तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, आप कितनी अलग कक्षाएं बनाएंगे, तो आंसर सी सही हो जाएगा। नंबर 5 है आपका, निम्न में से कौन सी बुद्धि भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक है? तो सबसे अधिक सहायक है आपकी भाषा सीखने के लिए, तो सीधी सी बात है हम भाषिक पर ही टिक कर देंगे। यदि कोई बच्चा मानचित्र, मॉडल और चित्रों से जल्दी सीखता है तो उसमें प्रमुख रूप से कौन सी बुद्धि है? मानचित्र, मॉडल और चित्रों से, तो दृश्य स्थानिक बुद्धि होगी, क्योंकि वो चीजों को देखकर, दृश्य देखकर सीख रहा है। इसके बाद है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, रटकर सीखना तो कोई भी नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक इसको नहीं मानता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, ये उत्तर सही है। अनुशासन, केवल परीक्षा गलत है। रट कर सीखना गलत है। अनुशासन, हर चीज अनुशासन से नहीं करी जा सकती, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा गार्डनर के सिद्धांत के अनुरूप मूल्यांकन है? केवल लिखित परीक्षा मना किया है, लिखित परीक्षा से तो हम बिल्कुल भी नहीं कि हम सिर्फ रिटन एग्जाम ले और उससे पता चल जाए। केवल मौखिक परीक्षा सिर्फ ओरल एग्जाम से भी नहीं किया जा सकता। केवल वस्तुनिष्ठ बिल्कुल गलत है, यानी कि आंसर सी सही होगा। प्रोजेक्ट, गतिविधि, प्रस्तुतिकरण और लिखित मूल्यांकन का मिश्रण। सीटेट में अगर थोड़ा सा भी अटेंशन दी जाए तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स देखकर ही सही कर सकते हैं। पहली चीज, नकारात्मक उत्तर कभी भी नहीं देना है, नकारात्मक उत्तर पर टिक नहीं लगाना है। और जहाँ पर केवल या जो जो चीज बच्चे को कहीं ना कहीं हर्ट कर रही हो, नुकसान कर रही हो, वो कभी भी एक सही आंसर नहीं होता है। तो केवल लेवल वाले या नेगेटिव वर्ड वाले तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। नंबर 9 है, स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? अब ये अंतःवैयक्तिक है, अंतर्वैयक्तिक है, प्राकृतिक है, दृश्य है। दृश्य होगी नहीं, क्योंकि स्वयं की बात की जा रही है, हम बाहर चित्र देखने की बात नहीं कर रहे। प्राकृतिक, प्रकृति की बात की नहीं जा रही है। अंतःवैयक्तिक बताया था। अंतर्वैयक्तिक में क्या था? अंतर्वैयक्तिक का मतलब था कि हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं या दूसरों के बारे में समझ रहे हैं, तो आंसर ए सही होगा, अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? अब बात दूसरों की आ गई, अभी बात थी स्वयं की। तो जब स्वयं की बात थी तो हम अंतःवैयक्तिक थे, और जब दूसरों की बात होगी तो हम अंतर्वैयक्तिक हो जाएंगे। इसके बाद है, गार्डनर का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा को सबसे अधिक बढ़ावा देता है? तो गार्डनर का दंड आधारित शिक्षा, दंड तो देना ही नहीं है बच्चे को किसी भी कीमत पर, तो दंड तो गलत हो जाएगा। परीक्षा केंद्रित शिक्षा, परीक्षा केंद्रित सिर्फ हम एग्जाम लें, पढ़ाएं और एग्जाम लें, तो वो शिक्षा कहीं से भी अच्छी नहीं मानी जाती। व्याख्यान केंद्रित कि सिर्फ हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करा रहे, तो ये शिक्षा भी नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा। यदि शिक्षक केवल आईक्यू के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करता है तो यह गार्डनर के किस विचार के विपरीत है? तो सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है। तो आप किस आधार पर बच्चों का मूल्यांकन, सिर्फ आईक्यू के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते, है ना? तो आंसर ये सही होगा कि सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। निम्न में से कौन सा व्यवसाय प्राकृतिक बुद्धि से सबसे अधिक संबंधित है? तो वनस्पति वैज्ञानिक, जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में,
जबकि वनस्पति विज्ञान जो है वो प्रकृति से रिलेटेड है। गार्डनर का सिद्धांत समावेशी शिक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अब गार्डनर का सिद्धांत समावेशी शिक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सभी बच्चों की अलग अलग क्षमताओं को महत्व देता है। जब हम एक जैसा पैटर्न यूज़ ना करके अलग अलग पैटर्न पर पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि सबकी समझने की क्षमता अलग अलग होती है। तो गार्डनर का जो ये सिद्धांत है, ये सबसे ज़्यादा ए से ही रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि यह केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देता है, ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों पर ध्यान देंगे तो बाकी जो एवरेज हैं और बिलो एवरेज हैं वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि यह केवल आईक्यू पर आधारित है। केवल आईक्यू पर आधारित, गार्डनर ने हर बार ये चीज़ इसके लिए मना किया है, क्योंकि यह केवल गणित को महत्व देता है। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे के हम बाकी को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। एक बच्चा अभिनय और नृत्य में उत्कृष्ट है, उसकी प्रमुख बुद्धि क्या होगी? तो अभिनय भी कर ले रहा है और नृत्य भी। डांस भी फिजिकली होता है और अभिनय भी फिजिकली होता है, तो ये भाषिक नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, तार्किक नहीं होगा, शारीरिक गतिशील हो जाएगा। गार्डनर के अनुसार शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? केवल पढ़ाना? बिल्कुल नहीं। केवल परीक्षा लेना? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक बच्चे की प्रमुख बुद्धि को पहचानना और उसके अनुसार सीखने के अवसर देना, ये सबसे सटीक उत्तर होगा। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जो जैसे ट्रिक्स की बात की जाए तो मुझे ट्रिक्स का तो मतलब नहीं समझ में आता है, क्योंकि हर चीज़ में ट्रिक काम नहीं आती, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस के तौर पर मोस्टली जब आपको कुछ समझ में ना आए तो जो सबसे बड़ा उत्तर हो उस पर टिक लगा दीजिए। नेगेटिव उत्तर को हमेशा छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कहीं से भी सही नहीं होगा। तो बचे हुए में से जो आपको ज़्यादा बेटर लगे उस पर टिक लगा दीजिए। और जब आप वीडियो में जब आप थ्योरी पढ़ते हैं या आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी चीज़ को पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप MCQs लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो चीज़ों को पहले पढ़िए और उसके बाद MCQs लगाइए। इस वीडियो में गार्डनर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ सकते थे, जितने क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे हैं। तो आप इसको पढ़िए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।